Hello guys, so my name is Meghna Latra and I teach biology for class 9. तो गाइस हम आज करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट 2 जिसमें हमारा पूरा चैप्टर तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि चैप्टर में लास्ट में बायो जियो केमिकल साइकिल्स इन्वॉल्व है जैसे वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, जो हम एक नया सेशन लेंगे उसमें करेंगे क्योंकि अगर इस चैप्टर में ही उन साइकिल्स को मिला दिया तो वो चैप्टर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म अबाउट द प्लस प्लेटफॉर्म and about myself. So yeah, crack all 9th and 10th CBSE exams with us with the top educators, quality content and the great learning experience. Hello, my name is Meghna Latra and I'm here because I love to teach and guide my students for the best. I have my best lead in biology and a good teaching experience. To crack CBSE class 9th and 10th with India's largest learning platform, get the Plus subscription and access unlimited live and recorded courses from India's best educators. गाइज आपको क्या क्या सब्सक्रिप्शन के फायदे हैं मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहती हूँ इन डिटेल कि क्या चीजें होती हैं। गाइज यू विल गेट द डेली लाइफ क्लासेस हियर, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हुआ करेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज हुआ करेंगी, प्लस अनलिमिटेड एक्सेस हुआ करेगा। डेली लाइफ क्लासेस में क्या होता है गाइज कि आप हमारे एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस में एंगेज हो सकते हो, प्लस अपने डाउट्स पुट ऑन कर सकते हो और साइड बाय साइड आपके आंसर्स एंड पोल्स भी हुआ करेंगे फॉर दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास लाइव क्लासेस के वक्त ही। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, जो आपके जो सारे कोर्सेज है हमारे प्लस प्लेटफॉर्म में सारे स्ट्रक्चर्ड होंगे लाइन में विद योर एग्जाम सिलेबस जिससे आप बेस्ट टू बेस्ट प्रिपेयर कर सको। ठीक है, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे। लाइव टेस्ट एंड क्विजेज में ये होता है कि हम आपकी प्रिपरेशन को चेक करते हैं बाय टेकिंग मंथली और वीकली मॉक टेस्ट वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और आपकी पूरी एनालिसिस मिलती है कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है। ठीक है, अनलिमिटेड एक्सेस में ये होता है कि एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप हमारी लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस को किसी भी डिवाइस से देख सकते हो, प्लस आप हमारी लाइव वीडियोस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो गाइस। तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे ऑफर मिलता है, क्यों? क्योंकि आपके पास इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं फॉर दी प्लस प्लेटफॉर्म। तो गाइज यहाँ पे हमारे टॉप एजुकेटर्स की लिस्ट आपको दिख रही होगी प्लस प्लेटफॉर्म से, जो बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, प्लस इनका टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है गाइज। वी हैव ऑल टाइप ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस लाइक दी मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस एंड इंग्लिश। गाइज तो मैंने अभी तक बताया कि आपके प्लस प्लेटफॉर्म में आप के क्या क्या फायदे हैं। आपको हम सारे एजुकेटर्स, बहुत अच्छे एजुकेटर्स देंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है। लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना है मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। गाइज आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है फ्रॉम दी ऐप स्टोर और दी प्ले स्टोर, जो भी रिस्पेक्टिव फोन यूज कर रहे हो। ठीक है, अगर आप एप्पल का फोन यूज कर रहे हो तो गो फॉर एन ऐप स्टोर, और अगर आप नॉर्मल एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो गो फॉर एन प्ले स्टोर। ठीक है गाइस, जब आप डाउनलोड कर लोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिख रहे होंगे, गेट सब्सक्रिप्शन एंड चैट विद अस। हम आप दोनों ही कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिस्ट दिख जाएगी जो आपको भी यहाँ पे दिख रही होगी। तो लिस्ट में गाइज ये है कि आपको यहाँ पे प्लान दे रखे हैं कितने कितने मंथ्स के। ठीक है, तो 1 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो गाइज फॉर अ चेक और टेस्ट, आपको यहाँ पे भरने होते हैं 2250 रुपीज फॉर क्लास 9th एंड 11th 12th की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्लास 9th मेनली। 6 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हो गाइस तो आपको यहाँ पे 33% ऑफ मिलता है और आपको ऑल ओवर पे करने होते हैं 9000 रुपीज गाइस। तो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत महंगा। आप ये भी तो देखो ना, 6 महीने में आपको यहाँ पे 33% ऑफ पे मिल रहा है, आपको सिर्फ 9000 रुपीज पे करने हैं गाइस। ठीक है, अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हो लाइक 12 मंथ्स, तो आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल जाता है। 50% डिस्काउंट फॉर दी 1 ईयर। एक बार आप ट्राई कर लोगे 1 मंथ का लेके, उसके बाद मैं डेफिनेटली चाहूंगी आप 12 मंथ्स का लो या 48 मंथ्स का लो, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ऑफ कितने बढ़ जाते हैं। यहाँ पे 50% ऑफ मिल रहा है, यहाँ पे आपको 67% ऑफ मिल रहा है गाइस। यहाँ पे आपको पे करने होते हैं 13,500 और यहाँ पे आपको पे करने होते हैं 36,000 फॉर दी 48 मंथ्स का। इसी मतलब इससे बेस्ट मैंने आज तक कोई नहीं देखा। ठीक है, जब आप ये कोई सब्सक्रिप्शन प्लान ले लेते हो गाइस, तो अगर वहाँ पे आपसे क्वेश्चन आस्क हुआ होता है डू यू हैव एनी रेफरल कोड, तो वहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड डाल सकते हो। लाइक माय रेफरल कोड इज मेघना MEGHNA। गाइस जब मेरा आप रेफरल कोड डालोगे यहाँ पे आपको 10% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। जो भी कोई से भी मंथ का प्लान ले रहे हो, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है गाइज,
उसके बाद गाइस हम टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पे लिस्ट दिख रही होगी, मतलब लिंक दिख रहा होगा हमारे टेलीग्राम का। तो डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर, द प्ले स्टोर, टाइप द लिंक इन द यूआरएल एंड क्लिक ऑन जॉइन। तो आप हमारे टेलीग्राम ऐप पे भी हमारे एडुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, प्लस डाउट्स पुट ऑन कर सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। हमने कल नेचुरल रिसोर्सेज में इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, क्या रिसोर्सेज हैं ये पढ़े थे, और एबायोटिक बायोटिक पढ़े थे, एयर के बारे में पढ़ा था, फिर हमने रोल ऑफ एटमॉस्फेयर चीजें पढ़ी थी कि क्या है क्या नहीं है, फिर मूवमेंट ऑफ एयर पढ़ा था। उसके बाद हमने लास्ट पढ़ा था एयर पोल्यूशन। नो, हमने रेन भी कल कवर अप कर लिया था कि रेन में क्या आता है। तो गाइज आज हमें करना है वाटर अ वंडर लिक्विड। वाटर गाइज, अब मतलब एक वाटर अपनी जगह में एक इतना बड़ा शब्द है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। लाइक हमारा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, आप अगर ग्लोब को भी देखोगे, पूरा उस ग्लोब को घुमाओगे, तो जितना भी आपको ब्लू ब्लू जितना भी आपको दिख रहा होगा वो सारा वाटर है। तो गाइज हमारी अर्थ में, मैंने कल भी बताया था, 75% ऑफ द जो सरफेस है वो हमारी वाटर ने ले रखी है। तो गाइज वाटर के बिना, मतलब वाटर एक ऐसा रिसोर्स है कि जिसके बिना हम नहीं जी सकते। रिसोर्सेज जो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं वो सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसके बिना हमारी लाइफ इम्पॉसिबल है। क्या आप वाटर के बिना रह सकते हो? नहीं यार, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, हम मर सकते हैं पानी के बिना। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते यार, आपको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, एयर के बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते। हर टाइम आप घुटन में नहीं रह सकते, आपका दम घुट जाएगा और आप मर जाओगे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें जो होती हैं, इनको रिसोर्सेज़ मैंने आपको कल बताया ही था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वाटर अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको उसकी हर एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं पढ़ाने वाली हूँ, और निल होके पढ़ना है कि मुझे कुछ नहीं आता, और जब हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे सब कुछ ग्रैस्प होने लग जाएगा आपके माइंड के अंदर। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। वाटर अ वंडर लिक्विड। वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट वाटर ऑक्यूपाइज अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। गाइस मैंने आपको कल बताया था, यहाँ पे 75% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो किसने ले रखा होता है? हमारा वाटर ने। 75, मतलब गाइज ये सारा आपका वाटर, और 25 रहने दो, तो वो आपके जो और भी न्यूट्रिशनल चीजें हैं वो सारी वहां पे आ जाती हैं। ठीक है, सम अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको कल भी वेपोरेशन वगैरह जब समझा रही थी, वेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, जब मैं आपको ये सारी चीजें समझा रही थी, तब मैंने आपको बोला था कि वाटर वेपर ऊपर जाते हैं तो वो एवेपोरेट होते हैं। ठीक है, तो वही जो है वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वाटर वेपर के अमाउंट पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, वाटर वेपर के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। तो गाइस वाटर वेपर जिसको नहीं पता, मैं दोबारा बता देती हूँ। जब आप किसी भी पानी को या कोई भी वाटर बॉडी जिसे कहते हैं, लाइक कुछ भी आप मतलब उबाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और अगर आपने उसके ऊपर गैस में कुछ ढक दिया, जब आप पानी को उबाल रहे हो या ढक दिया, या अगर नहीं भी ढकते हो, आप देखते हो छोटे छोटे स्लाइड स्लाइड वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो उठ के ऊपर आ रहे होते हैं, एज एन अ भाप, एज एन अ स्टीम। तो वो क्या होता है, जब आप उस कवर को हटाते हो, वो सारी स्टीम क्या बिल्कुल ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो बहुत देर से अंदर एक दूसरे से प्रेशर लगा लगा के वॉल्स पे लड़ रही होती है। उनके जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के कोलाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उन सबको हमने क्या बोला था यहाँ पे? वाटर वेपर्स बोला था। ठीक है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज फाउंड ऑन अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज एंड ओशन। जिन्होंने सीज या ओशंस देखे हैं, और नहीं भी देखे हैं, आपने पिक्चर्स में देखे होंगे जो मूवीज आती हैं, या आपने गूगल में कभी सर्च आउट किया होगा कि सीज ओशंस क्या होते हैं, तो गाइस आप देखते रह जाओगे, जहां तक आपकी आंखें जा रही है, नजरें जा रही है ना, वहां तक आपको ओशन दिखेगा। इतना बड़ा ओशन होता है गाइस, मतलब आई कांट इवन टेल यू कि अगर किसी ने नहीं भी देखा, आप भी गूगल करो। इनफैक्ट जब मैं लेसन पढ़ा रही हूँ, अभी अभी भी कर सकते हो आप इसी टाइम भी। ओशन इतना ही बड़ा होता है, तो यहीं पे यहाँ पे यही चीज लिखी है कि मोस्ट ऑफ द वाटर जो है वो कहाँ पे फाउंड हुआ जाता है? सीज में या तो ओशन पे, यहीं पे सबसे ज्यादा पानी जो है हमारे को मिलता है। ठीक है, fresh water is found frozen in the ice caps at the two poles and on the snow covered mountains. Guys, जहाँ पे लाइक बहुत से ऐसी माउंटेन्स होती है, जैसे कि लेह लद्दाख हो गया, या और तो मुझे कोई माउंटेन ऐसे हिमालय वाली जो माउंटेन्स होती हैं, वहां पे अगर आप किसी पोलर रीजन में जाओगे तो आपको आइस कैप्स दिखती हैं। आइस कैप्स जो है वो माउंटेन्स के ऊपर ऊपर होती है, और गाइस वो इतनी शार्प होती है ना, क्योंकि वो पानी जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है वहां पे। जब वो पानी फ्रीज हो जाता है, तो वो जो
लाइक गाइस एक मूवी थी, मैं आपको बताती हूँ, मूवी का नाम था शिवाय, जिसने देखी होगी वो मेरे को समझ गया होगा। जहाँ पे उनकी शूटिंग हुई थी ना, वहाँ पे ऑल ओवर आइस कैप्स थी, और वो इनफैक्ट अपनी जो एक्शन टाइप की जो वो शॉट ले रहे थे, तब उन्होंने आइस कैप्स का यूज भी किया था वहाँ पे। अगर आपने नहीं देखी है तो थोड़ा सा आप ट्रेलर भी देखोगे, वहाँ पे भी आपको दिख जाएगी। आइस कैप्स जब पानी बह रहा होता है और बहुत कूलर रीजन हो जाता है, तो वो पानी जो है वहीं पे फ्रीज हो जाता है। ठीक है, और जब वो फ्रीज हो जाता है वो आइस कैप्स बन जाती है, और वो इतनी नुकीली होती है ना, इतनी नुकीली होती है वो। और माउंटेन्स के आसपास सारी वो फ्रीज जो वो मतलब जो आइस कैप्स है वो सारी वहाँ पे हो जाती है, और बहुत नुकीली होती है। कहाँ पे होती है? एट द टू पोल्स एंड ऑन द स्नो कवर्ड माउंटेन्स में, वहाँ पे हमारे को आइस कैप्स मिलती है। ठीक है, तो गाइस ये आइस कैप्स बिल्कुल फ्रेश वाटर की होती है। फ्रेश वाटर इज फाउंड इन द फ्रोजन इन द आइस कैप। तो यहाँ पे आपको ये मैं बता रही हूँ, फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन इन द आइस कैप। तो गाइस ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत सी ये बात आपने देखी भी होगी, शॉर्टेज ऑफ वाटर कहीं जगह होते हैं। हम ये भी कहते हैं कि हमें थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके चलना चाहिए। लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जो हम अपने फ्यूचर के लिए रखें। अगर मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी तो मैं अपनी जो मेरी नई जनरेशन आएगी, जो मेरा बेबी होगा, मैं उसके लिए सेव करके रख रही हूँ पानी को। तो दिस इज कॉल्ड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम अपनी फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं। ठीक है गाइज, तो यही कहते हैं कि पानी की बचत करनी चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, इनफैक्ट करनी भी चाहिए गाइज। अगर कोई नल का बह रहा हो, आप देख रहे हो, तो बंद कर देना चाहिए उसको, या तो आपको शावर से नहीं नहाना चाहिए, आपको बकेट और मग का यूज करना चाहिए। तो गाइज ये चीजें जो होती है, आपको सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं जो आप पढ़ते हो, पर ये सीरियसली अपनी लाइफ में भी अपना कर देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपने आज कुछ अच्छा या नया किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं है, और उनको इतनी दूर दूर तक, जो गाँव में जो औरतें होती हैं, उनको इतनी दूर-दूर तक जाना पड़ता है वो पानी लेने के लिए गाइस। तो बहुत मुश्किल हो जाती है ये सारी चीज़ें उन सब के लिए। तो पढ़ लेते हैं इसको। प्रैक्टिकली एवरी समर मोस्ट प्लेसेस हैव टू फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रखी है, तो उनको ये इश्यूज़ जो है फेस करने पड़ते हैं। एंड इन रूरल एरियाज़ वेयर वाटर सप्लाई सिस्टम्स हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड, कोई वाटर सप्लाई सिस्टम नहीं होते वहाँ पे, ठीक है? कोई नलके नहीं होते, ठीक है? पीपल आर फोर्स्ड टू स्पेंड considerable amount of time in fetching water from faraway sources। वो मटका लेते हैं या कोई भी अपना बकेट लेते हैं, गाँव से दूसरी जगह तक जाते हैं जहाँ नदी होती है। नदी तक जाते हैं, वो नदी से पानी लेके फिर वापस घर तक आते हैं गाइज़। और वो पानी जो है वो पूरा दिन चलाते हैं। उन्हीं पानी में वो कपड़े धोते हैं, उन्हीं पानी में वो नहाते हैं, उन्हीं पानी में वो खाना बनाते हैं, उन्हीं पानी में वो अपना एक्सक्रीशन वगैरह जो भी काम होते हैं वो कर रहे होते हैं। तो गाइज़ मतलब आप ये देखो कि वो सुबह-सुबह जो औरतें हैं वो पानी लेने के लिए जाती हैं, और यार एक औरत कितना पानी पकड़ लेगी? 2 2 का पकड़ लेगी बाल्टियाँ, और कितनी पकड़ लेगी? 2 बाल्टियों में क्या आप एक बार खुद नोटिस करो, क्या 2 बाल्टियों में आप पूरा घर चला सकते हो? क्या आप पूरा दिन चला सकते हो सिर्फ़ 2 बाल्टी पानी में? आप उसमें से पानी भी पी रहे हो, आप उसमें से खाना भी बना रहे हो, उसमें से आप कपड़े भी धो रहे हो। गाइज़ इम्पॉसिबल वर्ड मैं ये कह रही हूँ, इम्पॉसिबल लाइन कह रही हूँ, लेकिन ये गाँव की जो औरतें होती हैं, ये इस चीज़ को पॉसिबल करती हैं। तो गाइज़ रूरल एरियाज़ में बिल्कुल भी वाटर सप्लाई सिस्टम जो होता है वो इंस्टॉल नहीं हो रखा होता, कोई नलका नहीं होता। ट्यूबवेल भी मिले ना मिले, वो कुएँ से पानी लेके आते हैं या नदी से पानी लेकर आते हैं। ट्यूबवेल भी बहुत कम रीजन्स पे हो गए हैं। हाँ, अब हो गया, लेकिन कहीं-कहीं गाँव में अभी भी ट्यूबवेल नहीं लगा है। कुआँ ही होता है, कुआँ भी बहुत दूर तक होता है, या फिर क्या बोलते हैं आपकी नदी से वो पानी लेकर आते हैं। ठीक है? तो मैं आप गाइस अब लगता है मुझे समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा-सा एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ। वाटर जो है बहुत सारी सरफेस अर्थ की ले रखी है, अप्रॉक्स 75% ऑफ द सरफेस जो है वो वाटर है। ठीक है? बहुत से वाटर के अमाउंट की तरह एक एग्जिस्ट फॉर्म हो रही है, जिसको उसको वाटर वेपर्स कह रहे हैं। ठीक है? मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस, फाउंड इन सीज़ एंड ओशन। सबसे सीज़ और ओशंस में पानी मतलब अ, फाउंड होता है। फ्रेश वाटर के हम किसको फॉर्म में ले सकते हैं कि आइस कैप्स इन दी स्नो कवर्ड माउंटेन्स में, या टू पोल्स रीजन्स पे वहाँ पे मिलते हैं। और ये वाला तो मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया है कि वाटर रूरल एरियाज़ में वाटर सप्लाई सिस्टम्स बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होते हैं, तो उनको बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ता है, और उनका पूरा ऑलमोस्ट टाइम निकल जाता है सुबह-सुबह का, जो जिसमें वो बहुत और कुछ काम कर सकते थे, वो सारा टाइम निकल जाता है वो अपना वाटर फेच करने के लिए। ठीक है गाइस? तो मैं आगे बढ़ रही हूँ यहाँ पे।
वाई इज इट नेसेसरी, क्यों पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये मत बोलना कि हमें पीना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। मैंने कहा बिल्कुल निल होके पढ़ना है, निल होके पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगा, अदरवाइज ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, हम अपनी बातें लिखने लग जाते हैं वहां पे, पर हमें अपनी बातें नहीं लिखनी होती। सीबीएसई अपनी बातें नहीं मांगता, सीबीएसई प्रॉपर पॉइंट्स मांगता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है गाइस, इसलिए ये मेरा टिप याद रखना कि बिल्कुल निल होके पढ़ना है, निल होके पढ़ोगे तभी आप कुछ एक्स्ट्रा ग्रास्प कर पाओगे। अगर मैं पढ़ दूँ वाई इज़ इट नेसेसरी, अरे यार इसका तो आंसर मैं खुद भी लिख सकती हूँ, नेसेसरी क्यों है वाटर। नहीं, आपको नहीं पता है इसका आंसर, आपको पढ़ना पड़ेगा तभी आपको इसका आंसर पता होगा। तो ये चीज़ जब तक नहीं सोचोगे, आप आगे नहीं पढ़ सकते। ठीक है गाइस? तो व्हाई इज़ इट नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है यार पानी हमेशा? तो ऑल सेल्युलर प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन अ वाटर मीडियम। ठीक है? वाटर मीडियम में आपकी सारी सेलुलर प्रोसेसेस जो होते हैं वहां पे होते हैं। सेलुलर प्रोसेस में बहुत सारी प्रोसेसेस आ जाती हैं। ठीक है, सब्सटेंसेस आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर इन द डिसॉल्व फॉर्म। डिसॉल्व फॉर्म मतलब कि लिक्विड फॉर्म हो गया। लिक्विड फॉर्म किसका होगा यहाँ पे? वाटर का। ठीक है, तो सब्सटेंसेस जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसफर होता है, तो उसमें भी हमें वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, सेलुलर प्रोसेसेस में भी वाटर की जरूरत होती है। सेलुलर प्रोसेसेस गाइस यहाँ पे आ गई हमारी जो पूरी जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, या इन सारी चीजों में सेलुलर प्रोसेसेस में जो आ गया आपका सारा वाटर मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है, terrestrial life form requires fresh water for this because their bodies cannot tolerate or get rid of the high amount of dissolved salts in saline water। जो टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म जो होते हैं वहां पे जो रह रहे होते हैं वो सलाइन वाटर में गाइस बहुत ज्यादा अमाउंट का सॉल्ट होता है, जो मैं आपको बता दूं। सलाइन वाटर जो है यहाँ पे आपका बहुत सारा सॉल्ट होता है। तो वो क्या होते हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पाते इतना अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इसलिए उनको फ्रेश वाटर की जरूरत होती है टू सर्वाइव। ओके, दस वाटर सोर्सेज नीड टू बी इजीली एक्सेसिबल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव ऑन लैंड। यही बात आ गई, मैंने कहा था इनको सर्वाइव के लिए पानी चाहिए होता है। तो वही है, वाटर रिसोर्सेज जो है इनके लिए बहुत इजीली हो सकती है, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को भी वाटर देना बहुत जरूरी होता है, क्यों? क्योंकि वो मुरझा जाते हैं, फिर वो अपना फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस ही नहीं कर पाएंगे जब तक उनके पास पानी नहीं होगा, है ना। The availability of water is not the only factor that decides the sustainability of the life in the region। Availability of water ही सिर्फ ये decide नहीं करेगी कि कितना sustainable है वो region। ठीक है, other factors like the temperature, temperature भी decide करता है, nature of soil भी decide करता है कि उसकी condition, वहाँ की condition ठीक है या नहीं। मैं यही कह रही हूँ guys, सिर्फ water भी नहीं, हमें बहुत सारी चीजें ऐसी important है जिसके बिना हम नहीं जी सकते, जिसके बिना हम literally मर जाएंगे। ठीक है, वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइंस लाइफ ऑन द लैंड। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि वाटर ही एक ऐसा मेन मेजर रिसोर्स है जिसने डिटरमाइन किया था लाइफ को लैंड पे। कैसे कि सबसे पहले हमारी लाइफ जो है, जिसे कहते हैं एवोल्यूशन की बात करें, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एवोल्यूशन की बात कर रही हूँ, कि हमारी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो हमारी काइंड ऑफ बैक्टीरिया से हुई थी। कोई आपके यहाँ पे ये बंदर वंदर नहीं आए थे जिन्होंने हमें, मतलब जो हमारी तरह एक्ट कर रहे थे, वो तो आपको सिर्फ पढ़ाया गया था। बट हमारी जो टोटल लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो डीप फ्रॉम द ओशन हुई थी, इन दी वे ऑफ बैक्टीरियाज एंड ऑल। मैं आपको पूरा इन डिटेल में नहीं बताने वाली यहाँ पे, लेकिन हाँ, हमारी जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी ना, जिससे पता चलता था कि हाँ, बैक्टीरियाज भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो एक से दो बन रहे हैं, ये सर्वाइव कर सकते हैं। वहां से फिर प्लांट्स में कुछ कुछ मतलब चेंजेस देखे जा रहे थे, या कोई केमिकल एक्टिविटीज देखी जा रही थी। ठीक है, हमने फिर साइंटिस्ट ने ये भी चीज दे दी थी कि हमारे पूरे जो अर्थ में ये सारी गैसेस प्रेजेंट है, जो मैंने आपको एयर में बताई थी कि एयर में हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीजें भी साइंटिस्ट ने कंफर्म बताई थी। तो आप 12th में इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तब आपको समझ आएगा कि हमारी लाइफ ओरिजिनेट होने के लिए कितनी थ्योरीज दी थी साइंटिस्ट ने, इतनी थ्योरीज दी थी कि आप लिटरली कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें सच कौन सी है, क्योंकि सारी सच लग रही थी, क्योंकि वो सारी चीजें लाइफ में होती हैं, अभी भी होती हैं। इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना कि आपकी जो लाइफ जो ओरिजिनेट हुई थी, जहाँ से पता चला था कि यहाँ पे एक लिविंग बींग सरवाइव कर सकता है, वो डीप थ्रू दी ओशन सरवाइव मतलब हुई थी, डीप थ्रू दी ओशन में वहां पे हमने पता चला था।
कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो हम लिविंग बीइंग है, हम यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। सो वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज विच डिटरमाइंस द लाइफ ऑन द लैंड। हमें लाइफ जो है वो कहाँ से पता चली थी? वाटर से पता चली थी। ओके गाइस, सो नेसेसरी क्यों है? सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, सब्सटेंसेस ट्रांसफर होती है कि डिजोल्व फॉर्म में, और डिजोल्व फॉर्म के लिए लिक्विड चाहिए होता है। लिक्विड क्या होगा? वाटर होगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स जो है वो सलाइन वाटर के सॉल्ट को टॉलरेट नहीं कर पाती, इसलिए उनको फ्रेश वाटर चाहिए होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड। ठीक है, एक वाटर ही नहीं हम उसको सस्टेनेबल मांग सकते हैं, बट और भी बातें होती है, फैक्टर्स होती है जिसके जो इम्पोर्टेंट होती है, लाइक द टेम्परेचर, नेचर ऑफ सॉइल जो है, और वाटर जो है एक मेजर रिसोर्स है जिसने डिटरमाइन किया था हमारी लैंड पे लाइफ को। गाइस आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो यहाँ पे। ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ इसी के साथ। बात करते हैं यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, लेट मी नो यू। वाटर पोल्यूशन गाइज, अभी हमने जब एयर की बात करी तो हमने एयर पोल्यूशन की भी बात करी थी कि हमारे हमारे में एयर पोल्यूशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। क्या क्या पोल्यूशन के वो होते हैं, हमें एलर्जीज, कैंसर, जो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया था पिछली क्लास में वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन के बारे में। तो अब हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। वाटर dissolves the fertilizers and the pesticides that we use on our farms। जो वाटर जो है वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स जो है उसको डिसॉल्व करता है। ठीक है, सीवेज फ्रॉम आवर टाउन्स एंड सिटीज एंड द वेस्ट फ्रॉम द फैक्ट्रीज आर आल्सो डम्प्ड इनटू रिवर और लेक्स। आपने कभी देखा है कि जो रिवर है या लेक्स है, क्या वो साफ है? नहीं। गोवा में भी जाओगे आप, अगर बीचेस पे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं गंद मिला पड़ा हुआ मिल ही जाएगा। ठीक है, वैसे तो सारे बीचेस जो है वो रात में साफ होते हैं, फॉर श्योर साफ होते हैं, लेकिन कहीं ना कोई कचरा होता है जो पानी के अंदर बह जाता है और वो फिर पानी को पोल्यूट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो सीवेज है हमारे टाउन से निकलता है, सिटी से निकलता है, वेस्ट जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है वो सारे कहाँ पे डंप हो जाता है? रिवर और लेक्स में जाके डंप हो जाता है। ठीक है, specific industries also use water for cooling in various operations and later return this hot water to the water bodies। जब उनका पानी का काम खत्म हो जाता है, वो जो हॉट वाटर है उन वाटर बॉडीज के अंदर दोबारा डाल देते हैं। स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का ये काम भी होता है। The water inside the deep reservoir would be colder than the water at the surface which gets heated by the sun। जो ऊपर का पानी होता है वो ज्यादातर गर्म होता है, क्यों? क्योंकि हमारे सन की जो पूरी लाइट होती है वो उस पानी पे पड़ रही होती है। जो नीचे का जो डीप रिजर्वर का पानी होता है वो ज्यादा थोड़ा ठंडा होता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ लॉजिकल थिंग। ये आपको तो आई थिंक मेरे बिना बताए भी पता चली गई होगी यहाँ पे। लॉजिकल थिंक है कि ऊपर का जो पानी होगा वो यूजुअली गर्म होगा, क्यों? क्योंकि सनलाइट पूरी पानी पे पड़ रहा है। लेकिन जब हम नीचे बिल्कुल नीचे जाके स्विम करते हैं, जिनको स्विमिंग बहुत अच्छे तरीके से आती है, वो ये सारी चीजें कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि नीचे का पानी ज्यादातर ठंडा होता है। अगर आप पूल पे जा रहे हो, पूल नाइट पे जा रहे हो या किसी पे भी जा रहे हो, तब आपको यहाँ पे उस चीज का फर्क पड़ता है, पता चलता है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे कॉजिंग इफेक्ट्स है कि वाटर पोल्यूशन किस लिए कॉज हो जाता है, और इसकी क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स के कौन सी डिजीजेस कॉज हो सकती है। जैसे हम एयर पोल्यूशन में बात कर रहे थे, अस्थमा की बात करी थी, हमें कैंसर हो जाता है, हार्ट टाइप की डिजीजेस हो जाती है। तो एक बार पहले वाटर की जो पॉल्यूशन जो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके उसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम इसके यहाँ पे कॉजिंग इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या था कि वाटर जो है वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को डिसॉल्व कर रहा है। ठीक है, जो हम अपने फार्म्स में यूज करते हैं। ठीक है, सीवेज जो सिटी से निकल रही है, टाउन से निकल रहा है, या जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, वो सारा कहाँ पे डंप हो जाता है? रिवर या लेक में जाके डंप हो जाता है। ठीक है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज का क्या काम है? वो यूज करते हैं वाटर का फॉर कूलिंग इन दी वेरियस ऑपरेशंस। बहुत सारे ऑपरेशन है जिसमें वाटर को वो कूल करते हैं। ठीक है, और लास्ट में जब वो हॉट वाटर बच जाता है वो उसको वाटर बॉडीज में जाके डंप कर देते हैं। रिटर्न दिस हॉट वाटर टू द वाटर बॉडी, जिसमें से थोड़ा बहुत जो है पोल्यूटेड चीजें जो है वो भी वाटर बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक है, जो वाटर डीप रिजर्वर्स के अंदर होता है वो ज्यादातर ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द वाटर अबव द सर्फेस ऑफ द सरफेस। क्यों गर्म होता है? क्योंकि जो पूरी सनलाइट होती है वो डायरेक्ट उस सरफेस पे पड़ती है, तो वो जो ऊपर का लेयर है पानी का वो थोड़ा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू दी इनर लेयर। तो अब हम कॉजिंग इफेक्ट्स के ऊपर चलते हैं। कॉजिंग इफेक्ट्स में क्या थे गाइस?
The addition of undesirable substances, हम अनडिजायरेबल सब्सटेंस की जब एडिशन करते हैं वाटर बॉडी के अंदर, these substances could be a fertilizers and the pesticides used in the farming. जो अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि वाटर जो डिसॉल्व करता है फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को, तब अब मैं उसका इफेक्ट उठा रही हूँ. The addition of undesirable substances to the water bodies, these substances could be a fertilizers or the pesticides used in the farming, और दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मर्क्यूरी सॉल्ट. मर्क्यूरी सॉल्ट जो होता है गाइस वो पेपर इंडस्ट्रीज में काम आता है. ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, तो अगर हम इसको भी पानी के अंदर डालते हैं तो क्या हो जाता है, दिस कुड ऑल्सो बी अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स लाइक द बैक्टीरिया विच कॉजेज द कॉलेरा. गाइस यहाँ पे हमारे जो है बैक्टीरिया का पनपना शुरू हो जाता है. आपको मैंने बताया था स्टैग्नेंट वाटर में भी अगर आप बात करो कि जो हमें चिकनगुनिया की प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आ रही थी कि जो नॉर्मल जो हमारा जो मच्छर है वो चिकनगुनिया का जो मच्छर है या बैक्टीरिया जो कुछ भी कह सकते हैं उसको, क्योंकि वो पूरा डिफाइंड नहीं है. जो वो मच्छर कहाँ पे पनप रहा था, एक स्टैग्नेंट वाटर पे, खड़े पानी पे, जहाँ पे भी पानी रुका हुआ है वहां पे. तो हम यही कर रहे थे कि हमारे घर के आगे किसी का पानी ना आए या पानी रुका हुआ ना हो, वो बस बह जाए, क्योंकि वहां से जो है आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है पनपना शुरू करते हैं, बैक्टीरिया जो है पनपना शुरू करते हैं, जो बाद में हमें ही हार्म कर सकते हैं. तो गाइस यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि हमने वाटर बॉडीज के अंदर क्या अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस डाल दिया, और वो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस क्या है, वो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस आपके फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एंड दे कुड बी द पॉइजन सब्सटेंसेस लाइक द मर्क्यूरी सॉल्ट्स. और मर्क्यूरी सॉल्ट्स कहाँ पे यूज होते हैं, पेपर इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं. ठीक है गाइस. So these could also be a disease causing organism. ये disease causing organism हो सकते हैं like the bacteria which causes the disease is cholera. Cholera में ये था कि हम cholera is a type of a disease, और ये किससे cause होता है, जिससे हम unsafe drinking water जो होता है उसको हम पी रहे होते हैं, जो बिल्कुल unsafe होता है for our health. तो हमें ये प्रोवाइड करवाना चाहिए, हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर का जो नारा है उसको आगे बढ़ाना चाहिए, और हमें बिल्कुल अगर पानी हम नलके का भी पी रहे हैं तो प्लीज मैं तो कहूँगी उसको भी बॉईल करके पिएगा. और अगर जो जिनके घर में एक्वागार्ड या आरओ वगैरह है तो उनके लिए ठीक है, क्योंकि वो सारा जो पानी है वहां से फिल्टर होके तब हमें आरओ की फॉर्म में मिलता है, हमें पानी मिलता है. हम उसके बाद उसको नॉर्मल फ्रिज में रख देते हैं या गर्म करके पी लेते हैं. तो गाइज ये चीजें याद रखना, क्योंकि एक नहीं 100 परेशानियां आ जाती है एक डिजीज के साथ, तो बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है. और मैं तो यही कहूंगी कि हमेशा हेल्दी और फिट रहना चाहिए. वाई डू वी फॉल इल में भी मैंने यही चीजें बताई थी कि बिल्कुल फिट रहोगे तभी कुछ लाइफ में हो सकता है, अदरवाइज कुछ लाइफ में नहीं हो सकता. ठीक है, तो नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं यहाँ पे. द रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंसेस, डिजायरेबल सब्सटेंसेस का रिमूवल फ्रॉम दी वाटर बॉडी. जो हमने डिजायरेबल अनडिजायरेबल चीजें डाली थी ऊपर, अब हम डिजायरेबल चीजें तो सही है उनको अगर रिमूव करें, लेकिन डिजॉल्व ऑक्सीजन इज यूज बाई द एनिमल्स एंड प्लांट दैट लिव इन वाटर. उनको डिजॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत होती है. एनी चेंज दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ दिस डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो है कोई भी ऐसा चेंज आ जाए जो इस डिजॉल्व ऑक्सीजन को कुछ रिड्यूस कर दे, वो क्या करेगा, हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स उनके नीचे रह रहे होंगे, वो अफेक्ट दीज एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स. वो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको वहां पे हार्म कर सकता है, वो जी नहीं सकते, वो धीरे धीरे मर जाएंगे. अदर न्यूट्रिएंट्स कुड आल्सो बी डिप्लीटेड फ्रॉम दी वाटर बॉडीज. और भी जो बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वहां पे डिप्लीटेड मीन कम या खत्म हो जाना, या कुछ खत्म लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, खत्म हो जाना. डिप्लीटेड मीन्स खत्म हो जाना फ्रॉम दी वाटर बॉडीज. वहाँ पे और भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं इसके चक्कर में. ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ पे क्या बता रही थी कि जो रिमूवल हो रहा है यहाँ पे डिजायरेबल चेंजेस का, और डिजायरेबल चेंजेस एज डिजॉल्व ऑक्सीजन. क्यों डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक प्लांट और एक एनिमल के लिए जो एक्वेटिक है. क्यों, क्योंकि वो सांस लेने में मदद करते हैं, प्लस वो सरवाइव कर सकते हैं. अगर वही डिजॉल्व ऑक्सीजन उनसे छीन लिया जाए, कोई ऐसा चेंज आ जाए तो उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को कम कर दे या खत्म कर दे, तो वहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक प्लांट जितने भी हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रही हूँ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स.
जो प्लांट्स और एनिमल से बन के मिला है। तो जो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक हैं उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन में ही प्रॉब्लम आ गई। अगर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो काफ़ी से हद से ज़्यादा जो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे गाइस। तो ये चीज़ें जो है ध्यान में रखना। 2 इफेक्ट्स बताए मैंने आपको यहाँ पे, एक तो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को डालना और डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को निकाल देना। 2 यहाँ पे मैंने आपको इफेक्ट्स बताए। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे रीड आउट कर देती हूँ। द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू द वाटर बॉडीज, जो हम एडिशन कर रहे हैं, दीज सब्सटेंसेस कुड बी फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स या मर्क्यूरी सॉल्ट। मर्क्यूरी सॉल्ट कहाँ से बनते हैं? पेपर इंडस्ट्री से बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डंप कर देंगे तो क्या होगा? आपको डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वहाँ पे पनपने लग जाएगी और आपको वहाँ पे डिजीज हो जाएगा। और अगर आप वो पानी यूज करते हो फॉर योर अपकमिंग प्रोसेसेस एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको डिजीज हो सकता है जैसे कि कॉलेरा। ठीक है, और डिजायरेबल सब्सटेंसेस को रिमूव कर देना, लाइक द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को है उसको अगर रिमूव कर देना तो प्लांट और एनिमल की लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो आई होप आपको गाइस यहाँ पे 2 कॉजिंग इफेक्ट्स इसके समझ आ रहे होंगे। तो यहाँ पे एक लास्ट कॉजिंग इफेक्ट भी है। 3 कॉजिंग इफेक्ट्स तो थे और यहाँ पे एक और है, द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अगर चेंज आता है तो क्या प्रॉब्लम होती है? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द वाटर बॉडीज वेयर दे लिव। ऑब्वियस सी बात है, हर एक ऑर्गेनिजम्स का अपना ही एक टिपिकल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है जिसमें वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, एंड अ सडन मार्क चेंज इन दिस टेम्परेचर वुड बी डेंजरस फॉर देम और अफेक्ट देयर ब्रीडिंग। ब्रीडिंग में भी वो अफेक्ट कर सकते हैं। The eggs in the larva of various animals are particularly susceptible to the temperature ranges। जो लार्वा होता है और जो एग्स वो प्रोड्यूस करते हैं उनको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में रखना पड़ता है। इसमें एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो गाइस ये जो है आपको यहाँ पे ये चीजें याद रखनी चाहिए कि हमारे भी बॉडी का एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर है। इसके मतलब लाइक कोई भी एक्स है, एक्स ले लो, एक्स के आगे जाएंगे तो हमें क्या लगेगा? अगर वो हमारे से बढ़ गया है तो हमें हद से ज्यादा गर्मी लगेगी। कम हो गया तो हमें हद से ज्यादा ठंड लगेगी। तो गाइस हमारा भी हर एक बॉडी का एक अपना ही मेंटेन टेम्परेचर होता है। डिपेंड करता है उनका कितना साइज है, क्या वेट है, डिपेंड करता है। तो सबका ही अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, जिसके आगे भी प्रॉब्लम है और जिसके पीछे भी प्रॉब्लम है। तो अगर उस टेम्परेचर में चेंज आ रहा है तो उन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के भी लाइफ में चेंज आएगी, उनकी ब्रीडिंग में चेंज आएगा। प्लस एग्स और लार्वा को बहुत वार्म कंडीशंस में रखते हैं और जब ब्रीडिंग भी हो रही होती है तब भी बहुत वार्म कंडीशंस में रहना चाहिए, जिससे जो लार्वा है या जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत स्मूथली अपना प्रोसेस करे। ठीक है, तो वहां पे अगर पर्टिकुलर एक चेंज आ रहा है टेम्परेचर के अंदर तो वो भी इफेक्ट कर रहा है किसको? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को। गाइज यहाँ पे मैंने आपको 3 इफेक्ट्स बताए जो हमारे वाटर पोल्यूशन के थ्रू आ सकते हैं और ये इफेक्ट्स बहुत हार्मफुल है फॉर द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स और फॉर द लिविंग बीइंग जो भी अनसेफ ड्रिंक वाटर करते हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनको कॉलेरा टाइप जैसी बीमारी भी वहाँ पे हो सकती है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ। मिनरल रिचेस इन दी सॉइल। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं गाइस, हम मिनरल क्या रिच कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल के अंदर। सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। ऑब्वियसली बात है, अभी हमने एयर की बात करी थी तो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वाटर की बात करी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सॉइल की बात करें तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मतलब मैं कह रही हूँ हर चीजें जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ टाइम में, अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं यहाँ पे। Soil is an important resource that decides the diversity of life in an area। Soil जो है एक इतना important resource है जो decide कर रहा है क्या? diversity को decide कर रहा है of life in that area। वो उस area के अंदर क्या diversity है, क्या चीजें होनी चाहिए, वो कौन decide कर रहे हैं यहाँ पे? soil। तो soil is an important resource in its point। okay, वाटर की बात करेंगे तो वाटर अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, एयर की बात करेंगे तो एयर भी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे सॉइल भी अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। हमें सारी चीजें बहुत जरूरी है। ठीक है, The outermost layer of the earth is called the crust। crust मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बताया था। जो outermost एरिया होता है उनको वहां पे हम crust कहते हैं। ठीक है, एंड the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to the life forms। या उस लेयर में जो भी मिनरल्स वहां पे फाउंड हो रहे हैं, एंड the minerals found in this layer supply a variety of nutrients to life forms। वो अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है वो लाइफ फॉर्म्स को वहां पे दे रहे हैं और प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है,
बट दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू दी ऑर्गेनिजम्स को ये मिनरल नहीं मिल रहे इफ द मिनरल्स आर बाउंड अप इन अ ह्यूज रॉक्स। गाइस अगर रॉक्स में हमारे जो मिनरल्स है वो अगर फंसे हुए होंगे तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिल सकते। रॉक, अब रॉक तो खाओगे नहीं ना, या कोई जाके पत्थर तो खा नहीं लेता है जो वो न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स हमें मिल जाए। तो गाइस ये बिल्कुल बात नहीं होती है। और अगर वो पानी में भी जा रहे हैं तो भी हमें वो न्यूट्रिएंट या वो मिनरल नहीं मिल रहे हैं। तो गाइस क्या होता है, वो किसके फॉर्म में, रॉक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्या है डिसएडवांटेज? तो गाइस ये क्वेश्चन जो है मोस्टली आज हो रखा है सीबीएसई में। तो जो भी मेरे साथ पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, वो यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लें कि दीज मिनरल्स विल नॉट बी अवेलेबल टू दी ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स को ये मिनरल अवेलेबल नहीं होते हैं इफ द मिनरल आर बाउंड अप इन दी ह्यूज रॉक्स। अगर वो रॉक्स में, बहुत सारे ह्यूज रॉक्स में वो मिनरल बाउंड हो रखे होंगे तो वो कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिल सकते हैं, है ना गाइस? तो क्या होता है यहाँ पे गाइस, rocks near the surface of the earth are broken down by various physical, chemical and some biological processes। क्या होता है यहाँ पे गाइस, कि रॉक्स जो है, जो भी सरफेस ऑफ द अर्थ है उसके पास जो रॉक्स होते हैं वो तोड़े जाते हैं बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड सम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से उन रॉक्स को तोड़ा जाता है। जो एंड प्रोडक्ट मिलता है ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। अगर रॉक है उसको मैं कर कर करके तोड़ी जा रही हूँ तो मिट्टी मिट्टी हो गया, मिट्टी को भी और मतलब मैंने कर कर करके तोड़ दिया तो वो फाइन पार्टिकल्स किसके बन जाता है, वो सॉइल होता है। ठीक है, तो सॉइल कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? एज इन दी फॉर्म ऑफ ये रॉक्स। रॉक्स के फॉर्म में बहुत ज्यादा सॉइल हमें मिलती है। तो ये गाइस बात को ध्यान में रखना कि सॉइल कहाँ से आ रहा है, कैसे हमें मिलता है, वो ये चीजें भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मिनरल रिचेस इन द सॉइल में यहाँ पे मैं दोबारा बात करूँ दैट सॉइल इज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ इन लाइफ इन एन एरिया। क्या उस लाइफ एरिया की डाइवर्सिटी है वो कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ पे हमारा सॉइल डिसाइड कर रहा है। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ जो है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, एंड द मिनरल्स फाउंड इन दिस लेयर, जो मिनरल्स हमें मिल रही हैं वो बहुत हाई वेराइटीज जो है वो लाइफ फॉर्म्स को देती है। लेकिन हमें ये मिनरल्स जो है ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल नहीं होंगे अगर, देयर इज एन कंडीशन गाइस, यहाँ पे एक कंडीशन है, मैंने एक वर्ड यूज कर दिया अगर। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे है, एक मैंने यहाँ पे कंडीशन यूज कर दी है कि अगर ये जो मिनरल है वो बाउंड अप हो रखे होंगे इन द फॉर्म ऑफ द ह्यूज रॉक्स। अगर ह्यूज रॉक्स के फॉर्म में बाउंड अप हो रखे होंगे तो ये जो मिनरल्स है वो एक लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि हम ह्यूज रॉक्स तो उसको तो तोड़ फोड़ के खा नहीं सकते ना हम। ठीक है, तो गाइज ये सारी चीजें जो होती है वो ध्यान में रखने वाली है। ठीक है, रॉक्स नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर ब्रोकन डाउन बाय द, कैसे वो ब्रोकन डाउन करते हैं? फिजिकल, केमिकल या कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिससे हम रॉक्स जो होती है वो नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ को वहां पे तोड़ा जाता है। और जो एंड प्रोडक्ट मिलते हैं उन सबको तोड़ने के बाद वो फाइन पार्टिकल होता है। किसका फाइन पार्टिकल होता है? यहाँ पे फाइन पार्टिकल्स ऑफ दी सॉइल, यहाँ पे सॉइल का पार्टिकल होता है। तो इट्स एन इम्पोर्टेंट लाइन, तो ये चीज याद रखना गाइस। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। मैं आगे बढ़ रही हूँ। फैक्टर्स दैट मेक दी सॉइल, फैक्टर्स हैं एक यहाँ पे जो सॉइल को बना रहे हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक सन, वाटर, विंड एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे चार फैक्टर है, सन, वाटर, विंड एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम सन की। सन में क्या होता है? The sun heats up rocks during the day so that they expand। ऑब्वियस सी बात है, रॉक्स को इतना हीट अप कर देता है जिससे वो थोड़े फूल से जाते हैं। ठीक है, एट नाइट दीज रॉक्स कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट, फिर वो कूल डाउन हो जाते हैं, नाइट में कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ द रॉक्स डू नॉट एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, ऑब्वियस सी बात है कुछ कुछ ऐसे पार्ट होंगे रॉक्स के जो सेम टाइम पे ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना ही एक्सपैंड कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। सो रॉक में थोड़े बहुत के क्रैक्स आ जाते हैं एंड अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक्स ब्रेक्स इनटू अ स्मॉलर पीसेस। ठीक है, स्मॉलर स्मॉलर पीसेस में वो रॉक्स ब्रेक हो जाते हैं। किससे? एक सन की वजह से। तो गाइस सन की जो लाइट होती है, जो हीट हमें वहां से मिलती है वो बहुत ज्यादा कई मायनों में इम्पोर्टेंट मानी जाती है क्योंकि उसने ह्यूज रॉक्स को तोड़ दिया है जो सॉइल बन चुके हैं और वो सॉइल के फॉर्म में हमें
एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं उनको वहाँ पे वो न्यूट्रिएंट्स जो है मिल सके। तो सन से कैसे मिल रहा था, सन जो है वो रॉक्स को हीट अप कर रही थी एट द डे लाइट, और वो जो एक्सपैंड कर रहे थे, बट रात में वो कूल होके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं रॉक के जो एक टाइम पे ना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना ही एक्सपैंड कर सकते हैं। तो वहां पे रॉक्स में क्या आ जाती है, क्रैक्स आ जाती हैं, और उन क्रैक्स की वजह से क्या होता है, वो जो ह्यूज रॉक्स जो रॉक होता है वो वहाँ पे स्मॉलर पीसेस में टूट जाते हैं। तो सन का आई थिंक आपको यहाँ पे समझ आया होगा। उसके बाद वाटर की बात करते हैं। वाटर, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज। दो वेज में जो है वाटर जो है वो सॉइल की फॉर्मेशन कर रहा है। पहला क्या है, वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू अनइवन हीटिंग बाय द सन। जहाँ पे सन ने अनइवन की हीटिंग की थी, वहां पे क्या होता है, क्रैक्स आ गए थे, है ना। तो जो क्रैक्स में वो वाटर जाएगा, ठीक है, अपने आप वाटर जाएगा, किसी वजह से वो क्रैक्स आए थे, सन की वजह से आए थे। तो वन इज द वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स। जो रॉक्स के अंदर क्रैक्स है वहां से वाटर जाएगा, फॉर्म ड्यू टू द अनइवन हीटिंग बाय द सन। इफ दिस वाटर लेटर फ्रीजेस, अगर कंडीशन ऐसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बहुत ज्यादा कूलर रीजन में है, तो वाटर जो है वो अंदर जाके फ्रीज हो जाएगा ना। ऑब्वियसली बात है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर का हाई रेंज है और पानी मतलब पानी जो है वो आइस कैप्स वहां पे बन रही हैं, फ्रीज हो रही है, तो रॉक्स के अंदर जो क्रैक्स के अंदर जो पानी है वो भी फ्रीज होगा। ठीक है, इट वुड कॉज द क्रैक्स टू वाइडन। अब वो फ्रीज हो गया, अब वो क्रैक्स को और वाइडन कर देगा, और जो क्रैक्स नहीं भी टूटे होंगे उन क्रैक्स को भी वाइडन कर देगा। ठीक है। दूसरा, फ्लोइंग वाटर वियर्स अवे इवन हार्ड रॉक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे जो फ्लो हमारा जो वाटर फ्लो हो रहा है वो एक हार्ड रॉक को भी वहां पे लेकर चलता है। ठीक है। फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफन कैरीज बिग एंड स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक डाउन स्ट्रीम। तो फास्ट फ्लोइंग वाटर है वो रॉक्स को नीचे लेकर भी आ जाते हैं, जैसे बहुत तेज धार आ रही है पानी की, और वो जो मोटे मोटे रॉक्स हैं उनको नीचे लेकर आ गए, वो नीचे लेके आएंगे, वो कहीं से टकराएंगे, वो टूटेंगे फिर से, है ना। तो दीज रॉक्स रब अगेंस्ट अदर रॉक्स। जो वो जो रॉक्स थे वो दूसरे रॉक्स से एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, कोलैप्स करेंगे, और उसके बाद जो रिजल्टेंट एब्रेशन जो वहां पे कॉज हुई वो क्या करेगी, रॉक्स को छोटे छोटे स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देगी वहां पे। तो गाइज आपको समझ आया वाटर कैसे दो पार्ट्स में सॉइल बना रहा है। एक तो जो क्रैक्स के अंदर जा रहा है, क्रैक्स के अंदर जो पानी जा रहा है, ठीक है, जो अनइवन हीटिंग हुई थी सन की वजह से, उसमें जो क्रैक्स के अंदर जो रॉक्स में जो क्रैक्स थे उसके अंदर पानी जा रहा था। तो वहां पे क्या हो रहा था कि आइस जो है वो बहुत ज्यादा मतलब कूलर रीजन में कूलर टेम्परेचर था, तो आइस जो थी वहां पे फ्रीज हो रही थी। उस फ्रीज की वजह से क्रैक्स और वाइडन हो रहे थे और वहां पे फिर से टूट रहे थे। और कुछ कुछ ऐसे होता है कि जो फास्ट फ्लोइंग धार वाले जो पानी आ रहा होता है, बहुत जोर से जिसका पानी आ रहा होता है, उनका जो फ्लो इतना तेज होता है कि जो रॉक होता है उनको भी साइड बाय साइड में नीचे घिसा लेके आ जाते हैं जब वो पानी फॉल डाउन हो रहा होता है। ठीक है। तो जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स आते हैं वो दूसरे रॉक से कोलाइड करेंगे। ठीक है। और जो एब्रेशन यहाँ पे कॉज होगी, जो उनका वहाँ पे जो इफेक्ट कॉज होगा वो क्या होगा कि रॉक्स जब दूसरे रॉक से टकराएंगे, इतनी तेज धार धार से कोई चीज ऐसे टकराएगी, तो ऑब्वियसली बात है वो टूटेगी ना। तो वो जो रॉक्स है वहां पे वो टूट जाते हैं टू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। आई होप गाइस आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी सन एंड दी वाटर की, ये स्मॉलर स्मॉलर पार्टिकल्स में यहाँ पे ब्रेक हो रहे थे। तो फैक्टर्स दैट मेक सॉइल में आपको सन और वाटर, आई होप सो क्लियर है। और अगर कोई भी डाउट है गाइस कि मैम मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मैम मुझे वो चीज समझ नहीं आ रही, आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। मैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली एक पर्टिकुलर आंसर प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। ओके गाइस। तो यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, विंड और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। यहाँ पे गाइस विंड में क्या आ रहा था और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या आ रहा था। Wind is a process similar to the way in which water rubs against rocks and wears them down. Obviously बात है जो विंड जो है उस ऐसे ही एक प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है अगेन रब और रॉक्स को एक दूसरे से रब कर रहा था, तो फिर वो टूट रहे थे, है ना। तो स्ट्रॉन्ग winds also erode rocks down। ऐसे कोई तूफान से चल गया और जो रॉक है वो वहां से हिल गया। जरूरी नहीं है मैं इतना ह्यूज रॉक की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे छोटे रॉक्स की भी बात कर रही हूँ, जो पत्थर होते हैं यहाँ पे, अगर वो इतनी तेज तूफान आ रहा है तो वो रॉक्स जो है एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। ठीक है।
तो जब वो कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे फिर स्मॉल पार्टिकल्स का वहाँ पे टूटना और छोटे-छोटे पार्टिकल्स हो जाएँगे। धीरे-धीरे वो कोलाइड करेंगे तो और छोटे-छोटे फाइन पार्टिकल्स हो जाएगा और उन फाइन पार्टिकल से क्या बनेगा, हमारा सॉइल बनेगा, ठीक है? द विंड आल्सो कैरीज़ सैंड फ्रॉम वन प्लेसेस टू द अदर लाइक वाटर डस्ट। ऑब्वियस सी बात है, हवा जब चलती है तो एक रीजन के जो वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो दूसरे रीजन में मिट्टी ले आते हैं। क्यों? कैसे ना वेव ऑफ तूफान या बहुत हाई विंड चल रहा है तो वहाँ पे हम ले सकते हैं एसिड में वाटर डस्ट, ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में लाइकेन्स या लाइकेन इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करता है, वो रॉक की सरफेस पे ग्रो करता है, ठीक है? ये आता है आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ और आप भी प्लीज़ मेंशन कर लो वहाँ पे। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि लाइकेन्स कहाँ ग्रो करते हैं, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए इन द सरफेस ऑफ द रॉक्स पे लाइकेन्स ग्रो करते हैं। दे रिलीज़ेस सम सर्टेन सब्सटेंसेस, एक सम सर्टेन सब्सटेंसेस जो है वहाँ पे रिलीज़ करें दैट कॉज़ द रॉक सरफेस टू पाउडर डाउन एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। वहाँ पे उनका एक सब्सटेंसेस होते हैं जो वो रिलीज़ करते हैं जिससे रॉक जो है वो पाउडर डाउन हो जाती है। पाउडर मीन्स बहुत पतले-पतले फाइन पार्टिकल्स में जो है वो टूट जाती हैं एंड फॉर्म्स अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है? Other small plants like the moss जो है वहाँ पे moss जो are able to grow in this surface now, ठीक है? यहाँ पे मॉस जो है वो भी सरफेस पे ग्रो कर सकती है एंड दे कॉज़ द रॉक्स टू ब्रेक अप फर्दर। मॉस और लाइकेन्स जो है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट एज़ एन लिविंग ऑर्गेनिज़्म्स जो रॉक को सॉइल में कन्वर्ट कर रही है। क्यों? उनके पास सम सर्टेन सब्सटेंसेस होते हैं जो कॉज़ करते हैं रॉक सरफेस को पाउडर डाउन एंड फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। वहाँ पे क्या बनती है? थिन लेयर ऑफ सॉइल बन जाती है, ठीक है? तो आई होप आपको यहाँ पे मॉस और लाइकेन्स समझ आ रहा होगा। तो मैं एक बार दोबारा से बता रही हूँ, फैक्टर्स दैट मेक सॉइल्स। यहाँ पे सन की बात करी थी। सन में क्या हो रहा था कि रॉक्स को हीट अप कर रहे थे डे में जिससे वो कंट्रैक्ट एक्सपैंड कर रहे थे और नाइट में वो कंट्रैक्ट कर रहे थे। तो कुछ-कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं गाइस जहाँ पे एक्सपैंड और कंट्रैक्ट एक टाइम पे नहीं हो सकता और वो रिजल्ट क्या करता है एज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रैक्स, और क्रैक्स फॉर्म करते हैं तो वो जो ह्यूज रॉक्स है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाती है। ठीक है? वाटर में क्या हो रहा था, जो क्रैक्स वहाँ पे नहीं पूरे टूट पा रहे थे तो उसमें क्या होता है कि वाटर जो उन क्रैक्स के थ्रू जा रहा था, उन क्रैक्स में जा रहा था और अगर कूलर रीजन हो जाता है, बहुत ठंडा रीजन हो जाता है, तो वो जो पानी उसके अंदर गया था वो वहाँ पे फ्रीज़ अप हो जाता है। वो फ्रीज़ अप हो जाता है तो वो रॉक धीरे-धीरे टूटना शुरू हो जाता है, ठीक है? तीसरा यहाँ पे वाटर में दूसरा पॉइंट ये था कि जब वाटर जो है वो बहुत तेज़ धार से आ रहा होगा, तो वो अपने साथ एक ह्यूज रॉक को अगर ले भी आया है पानी में चलते-चलते, तो वो जो रॉक है वो नीचे गिरेगा, ठीक है? नीचे गिरेगा और वो दूसरे रॉक से रब करके कोलाइड करेगा, प्लस वहाँ पे जो एब्रेशन वहाँ पे कॉज़ होगी, उसकी वज़ह से हमारे जो रॉक है वो स्मॉलर-स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाएगा, ठीक है? फिर हमने विंड की बात करी थी, विंड में ये किया था हमने बात कि जो वाटर है वो एक-दूसरे से रब कर रहा था, उसी के प्रोसेस में विंड भी करता है। विंड की भी बहुत तेज़ अगर हवा चल रही है या तूफ़ान चल रहा है तो वो रॉक को एक-दूसरे से मतलब कोलाइड करेगा, फिर जो एब्रेशन कॉज़ होगी उसकी वज़ह से वहाँ पे रॉक जो है वो स्मॉलर-स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट सकता है। ठीक है? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में ये थी जो लाइकेन्स जो वहाँ पे ग्रो कर रहे थे और जो मॉस जो ग्रो वहाँ पे हो रहे थे, वो रॉक सरफेस पे ग्रो करते हैं और वो एक सर्टेन सब्सटेंसेस रिलीज़ करते हैं वहाँ पे रॉक सरफेस में जो पाउडर डाउन कर देते हैं रॉक सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ द फाइन पार्टिकल्स एज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सॉइल। सॉइल के पार्टिकल्स फाइन पार्टिकल्स में और सॉइल में उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसको? रॉक्स को। तो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं एज़ इन अ लाइकेन एंड द मॉस। तो आई होप आपको ये यहाँ पे स्लाइड क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो मेनली अब हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। अब सॉइल बन गया हमारा, ठीक है? हम सॉइल यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सॉइल कैसे बन रहा था। यहाँ पे हम क्या कंडीशंस आ रही थी जिसमें हम सॉइल बना रहे थे, तो हमने बात करी थी यहाँ पे वाटर की, विंड की, सन की और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। अब हमारा सॉइल बन गया है, ठीक है? सॉइल कंटेन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, और कुछ-कुछ तो बिल्कुल फाइन भी मिल जाती है, बट कुछ-कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रॉक्स भी प्रेज़ेंट होते हैं, लेकिन बहुत छोटे-छोटे प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? It also contain bits of decayed living organism which is called the humus। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, उसको ह्यूमस कह रहे हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, इट ऑल्सो कंटेन्स द बिट ऑफ डिकेड लिविंग प्लांट्स। वहाँ पे डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी गाइस, वहाँ पे जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कंटेन होते हैं और उसको कहते हैं ह्यूमस। मैं सभी में बताऊंगी क्या होता है, ठीक है? इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ। माइक्रोस्कोपिक लाइफ भी वहाँ पे हो रही है किसके अंदर? सॉइल के अंदर। तो सॉइल को अगर आप बिल्कुल मैग्नीफाई करके देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं
प्लस वो आपको एक सॉइल का फाइन पार्टिकल भी इतना बड़ा लगेगा अगर आप उसको मैग्नीफाई करके देखोगे। और साइंटिस्ट ने जब ये सब किया तब इन्होंने ये सब थ्योरीज निकाली थी कि उनके अंदर ह्यूमस होता है, माइक्रोस्कोपिक लाइफ होती है, ठीक है। द टाइप ऑफ सॉइल, जो सॉइल का क्या टाइप है वो डिसाइड करता है कैसे, द टाइप ऑफ द सॉइल इज डिसाइडेड, कैसे डिसाइड होता है वो, बाय द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, जो पार्टिकल का साइज है वहां पे सॉइल का वो डिसाइड करता है कि वो किस टाइप की सॉइल है, ठीक है। एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल, क्वालिटी क्या है सॉइल की वो कौन डिसाइड कर रहा है, जितना उसके अंदर ह्यूमस है उतने ही उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ द ह्यूमस। तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई में भी और एज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी और सीबीएसई में भी। तो गाइज ये चीज याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ह्यूमस क्या थी यहाँ पे, ह्यूमस मैं बता रही हूँ, ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर बिकॉज इट कॉजेज द सॉइल टू बिकम मोर पोरस। यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है सॉइल को टू बिकम मोर पोरस एंड अलाउज वाटर एंड एयर टू पेनिट्रेट डीप अंडरग्राउंड। वहाँ पे अलाउ क्या कर रहा है, वाटर को और एयर को, जिससे वो डीप अंडरग्राउंड वहाँ पे पेनिट्रेट कर सके। तो ह्यूमस क्या एक मेजर फैक्टर है, ह्यूमस क्या है मेजर फैक्टर है जो डिसाइड कर रहा है सॉइल के स्ट्रक्चर में। क्यों डिसाइड कर रहा है, क्योंकि इट कॉजेज द सॉइल टू बिकम द मोर पोरस। वहां पे सॉइल जो है बहुत पोरस हो रही है और वो अलाउ कर रही है वाटर को पेनिट्रेट करने के लिए टिल द डीप अंडरग्राउंड, ठीक है। तो गाइज ये आपका है 1 मार्क्स क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन इन सीबीएसई। डेफिनेटली ये जो है 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर पूछा गया। तो गाइज आपको यहाँ पे ये चीज लिखनी होगी, द न्यूट्रिएंट कंटेंट द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड डेप्थ ऑफ द सॉइल। जितना न्यूट्रिएंट कंटेंट है सॉइल के अंदर, कितना अमाउंट ऑफ ह्यूमस है उसके अंदर, और जो डेप्थ है सॉइल की वो क्या कर रही है, आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड विच प्लांट विल थ्राइव ऑन दैट सॉइल। वो डिसाइड करेंगे, ये तीनों फैक्टर्स जो है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। यहाँ पे 3 फैक्टर्स बताए हमने, द न्यूट्रिएंट कंटेंट, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल। ये 3 चीजें जो डिसाइड करेंगी कौन सा प्लांट उस सॉइल पे ग्रो करेगा और कौन सा प्लांट नहीं ग्रो करेगा। ये होते हैं ना प्लांट की अपनी अपनी एनरिचमेंट्स होती हैं सॉइल के, की क्या न्यूट्रिएंट चाहिए है, कितना अमाउंट ऑफ ह्यूमस चाहिए उस प्लांट को, तो वो सारी चीजें जो है वहाँ पे वो डिसाइड करके तभी वो प्लांट जो है उस सॉइल पे ग्रो करता है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, इरिस्पेक्टिव ऑफ दी कोई भी प्लांट जो है किसी भी सॉइल पे ग्रो पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो सॉइल में हमने क्या पढ़ा, सॉइल कंटेन्स द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, रॉक्स के स्मॉल पार्टिकल्स हैं वहाँ पे कंटेन्ड। उसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स बिट ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड द ह्यूमस। ह्यूमस है वहाँ पे, उसको डिकेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं हम एज एन सेकेंड नेम। उसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लाइफ में फॉर्म हो सकती है। प्लस द टाइप ऑफ द सॉइल इज डिसाइडेड बाय द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल्स। वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सॉइल की टाइप है वो किससे डिसाइड कर रहे हैं हम, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल की, कि कितना साइज है उस पार्टिकल का, ठीक है। और क्वालिटी ऑफ द सॉइल कैसे डिपेंड कर रही है, कि अमाउंट ऑफ ह्यूमस कितना प्रेजेंट है उसके अंदर। तो ये दोनों चीजें जो है कोरिलेट करके आपको कंफ्यूज करके पूछी भी जा सकती है। तो आपको याद रखना है कि टाइप ऑफ द सॉइल जो है वो कैसे डिसाइड हो रही है, कि सॉइल किस टाइप की है, कि हमारा एवरेज साइज क्या है पार्टिकल का सॉइल का, ठीक है। और क्वालिटी कैसे डिसाइड करे सॉइल की, ह्यूमस कितना है उसके अंदर, कितना अमाउंट का ह्यूमस वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमस इज अ मेजर फैक्टर इन डिसाइडिंग द सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए ह्यूमस बहुत मेजर फैक्टर माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्यों, क्योंकि इट कॉजेज द सॉइल टू बिकम मोर पोरस। वहां पे सॉइल जो है बहुत पोरस हो जाती है, क्यों, ह्यूमस की वजह से। एंड इट अलाउज वाटर एंड एयर, वहां पे अलाउ कर रहे हैं वाटर को भी एयर को भी टू पेनिट्रेट डीप अंडरग्राउंड, ठीक है गाइस। उसके बाद न्यूट्रिएंट कंटेंट, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल, ये तीनों चीजें जो फैक्टर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड कर रहा है कि कौन से प्लांट को उस सॉइल के अंदर वहां पे ग्रो करना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद मैं आगे चल रही हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स द ह्यूमस एंड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की यहाँ पे, और दैट कंटेन्स द ह्यूमस, जो कंटेन कर रही है ह्यूमस को एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन एडिशन टू द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड द टॉप सॉइल। यहाँ पे पूछा जा सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन की टॉप सॉइल क्या है।
ठीक है। तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट कंटेन्स द ह्यूमस, जो ह्यूमस को कंटेन कर रहा है, एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, उसी सॉइल पार्टिकल्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे एडिशन हो रहा है, उसको क्या कह रहे हैं हम, पूरा ऑल ओवर क्या कह रहे हैं, टॉप से। पहला टॉप मोस्ट लेयर क्या हो गया वहाँ पे, जो ह्यूमस है, उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, उसको वहाँ पे हम कह रहे हैं पूरा टोटल मिला के टॉप सॉइल। ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, वहाँ पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बहुत जरूरत होती है मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, तो वहाँ पे वो इन्वॉल्व है। ठीक है। यूज ऑफ दीज सब्सटेंसेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अगर हम इस चीजें को सब्सटेंसेस को यूज कर रहे हैं, दे कैन डिस्ट्रॉय दी सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। वहाँ पे क्या, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को अगर आप इतना यूज कर रहे हो मॉडर्न फार्मिंग के अंदर, तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है सॉइल के स्ट्रक्चर्स को, बाय किलिंग दी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स इन दी सॉइल। जो वहाँ पे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो रिसाइकिल करते हैं, वो कौन रिसाइकिल करते हैं, सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकिल करते हैं। तो अगर आप ज्यादा अमाउंट का फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स डालते रहोगे, तो गाइस क्या होगा, वहाँ पे सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो मर जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे क्या कर रहे थे, वो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे रिसाइकिल कर रहे थे। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन आ रखा है सीबीएसई में, आप बेशक पिछले साल के सैम्पल पेपर्स उठा के देख सकते हो। यहाँ पे आपसे डिसएडवांटेज पूछा गया है कि मॉडर्न फार्मिंग में जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं वो क्यों यूज नहीं होने चाहिए ज्यादा अमाउंट में, वो इसलिए यूज नहीं होने चाहिए क्योंकि वो सॉइल के स्ट्रक्चर को मार देता है, किल कर देता है सॉइल के स्ट्रक्चर को। क्यों क्यों किल कर देता है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं, और वो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे होते हैं, वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स को। सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिसाइकिल कर रहे होते हैं। अगर वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे इन द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, तो वहाँ पे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है वहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। इट ऑल्सो किल्स द अर्थवॉर्म विच आर इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग द रिच ह्यूमस। अर्थवॉर्म जो है सबसे ज्यादा रिच होता है ह्यूमस बनाने के लिए। ठीक है। अर्थवॉर्म को ही मार दिया तो वहां पे हमारा ह्यूमस भी नहीं बनेगा। ह्यूमस का कंटेंट, ह्यूमस का अगर एक पॉइंट मिस हो जाएगा तो वहां पे हमारे लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि हमारे को थ्री फैक्टर्स यहाँ पे लर्न करने हैं। जो हमारे थ्री फैक्टर्स थे यहाँ पे, द न्यूट्रिएंट कंटेंट, द अमाउंट ऑफ ह्यूमस एंड द डेप्थ ऑफ द सॉइल। अगर ह्यूमस वाला कंटेंट ही नहीं रहेगा तो यहाँ पे हमारे प्लांट भी ग्रो नहीं कर सकते। और ह्यूमस को कौन बना रहा था, यहाँ पे अर्थ फॉर्म बना रहा था। इट्स अ 1 मार्क क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा रिच ह्यूमस कौन बना सकता है, तो अर्थ फॉर्म बना सकते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल, सॉइल के जो यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको रिमूव कर देंगे, एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल पोल्यूशन। अब आ गया हमारे यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन कैसे हो सकता है, यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन का इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि सॉइल पोल्यूशन मेनली होता क्या है, अगर हम यूजफुल कंपोनेंट्स जो है सॉइल के अंदर उसको रिमूव कर देंगे और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डाल देंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, वहां पे हम सॉइल पोल्यूशन कहेंगे। तो शुरू से पहले तो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल जो है वो ह्यूमस होती है, और उसके जो एडिशन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे तो वो पूरा क्या हो जाएगा, टॉप सॉइल हो जाएगा। ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अगर हम इनका यूज बंद नहीं करेंगे तो हमारे सॉइल का स्ट्रक्चर जो है वहां पे वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है सॉइल के वो मर जाएंगे वहाँ पे, सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वो सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे थे, वो रिसाइकिल कर रहे थे न्यूट्रिएंट्स को। अगर वो रिसाइकिल ही नहीं करेंगे न्यूट्रिएंट्स को तो वहाँ पे सॉइल का स्ट्रक्चर जो है खराब तो हो गई होगा। ठीक है। इट ऑल्सो किल्स द अर्थवॉर्म, तो फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जो है वो अर्थवॉर्म को भी किल कर रहे थे, जो रिच ह्यूमस बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स, जो यूजफुल कंपोनेंट्स है सॉइल के अंदर, अगर हम उनको रिमूव करके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स डाल देंगे जो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे, उसको क्या कहेंगे हम वहाँ पे, सॉइल पॉल्यूशन। तो गाय आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ आ रही होगी, और चैप्टर का यहाँ पे एंड हो चुका है। हमने नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत डिटेल में किया है, हमने सारी चीजें डिटेल में पढ़ी है कि क्या होती है क्या नहीं। गाइज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस चैप्टर को बहुत से बच्चों ने हुआ बना रखा है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं कहती हूँ मेरे हिसाब से डिफिकल्ट नहीं है। गाइज मैंने यहाँ पे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया कि
बायो जियोकेमिकल साइकिल्स क्या होती हैं, कि वो क्या, मैं अगर इसमें इंक्लूड कर दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा। मैं उसको इंक्लूड करूंगी एक अलग सेशन में बना के, जिसमें हम सिर्फ उन 3 साइकिल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो अभी नहीं करेंगे, हम अभी सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज में इसको इतना ही करेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो। हेयर इज माई प्रोमो कोड मेघना MEGHNA। हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन एंड कोई भी डाउट हो गाइज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड जॉइन अ टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑन आर अपकमिंग वीडियोस गाइस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं चीज़ बताने वाली हूँ, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव स्पेशल क्लासेस जो है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मैं वहाँ पे कंडक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आंसर्स एंड पोल्स होते हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ और बच्चे आंसर देते हैं। तो बहुत यूजफुल सेशन है गाइस। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। आप अनअकैडमी लर्निंग आपको अभी डाउनलोड करो और मेरी लाइव क्लास जरूर देख सकते हो गाइस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अप माई वीडियो एंड लेट्स क्रैक इट।